देखिए सीपीसी में आपका निर्णय से पूर्व कुर्की हम चल रहे थे और इसमें आपका बताया गया था कि आदेश 38 के नियम 5 से लेकर 13 तक में निर्णय से पूर्व कुर्की का प्रावधान किया गया है। हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही? ओ, देखिए आदेश 38 का नियम 4 फिर से एक बार देखिए भाई। जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया। तो अगर प्रतिवादी से कहा गया कि तुम अपनी उपस्थिति के लिए गारंटी दो या तुम तो गारंटी दो ही, प्रतिभू भी लाओ, और वह न तो प्रतिभू लाया और न ही गारंटी दिया, दोनों में से कोई, अब उसे सिविल कारागार गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। अगर जो मुकदमा कायम किया गया है, अगर उस मुकदमे की वैल्यू या मूल्य 50 रुपया या कम है तो अधिकतम 6 सप्ताह तक सिविल कारागार में रखा जाएगा, और 50 रुपया से अधिक मूल्य का मुकदमा है या रकम है तो आपका 6 माह। यही तो आपका है मुख्य रूप से। तो हर हाल में अधिकतम कितना? 6 माह, यही मुख्य रूप से है। आइए, आपका नियम 5 पढ़ा दिया गया था, 6 भी पढ़ा दिया गया था। आपका आदेश 38 का नियम 7 चलना है, कुर्की का मेथड, यानी कि अटैचमेंट का मेथड क्या होगा, कुर्की का तरीका क्या होगा, कुर्की का ढंग क्या होगा, यानी कि जब संपत्ति कुर्क की जाएगी तो किस ढंग से की जाएगी। तो बस एक लाइन याद रखना है, जिस ढंग से डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की होती है, सेम वही ढंग यहाँ भी क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। एक लाइन में, यानी कि जिस तरीके से आपका डिक्री को या आदेश को लागू कराने में आपका कुर्की की जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी कुर्की होगी। एक लाइन। तो जैसे ही मेथड आए, यही थोड़ा 3-4 को रिलेट हमें करना था। जैसे ही मेथड आए 2-3 क्वेश्चन जरूर कोरिलेट कर लीजिएगा बेयरेक्ट पर। पहला क्वेश्चन करना है आपको, संविदा अधिनियम की धारा, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, यानी कि प्रस्ताव, स्वीकृति और उसका प्रतिसंहरण का ढंग या तरीका कहाँ है। तो आपका धारा 3, इन तीनों का तरीका संविदा अधिनियम की कौन सी धारा में है? 3 में। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मृत्युदंड का ढंग क्या होगा, मृत्युदंड का मेथड क्या होगा। तो सीआरपीसी की धारा 354 का क्लाज आपका 5, क्लाज 5, 354 का क्लाज 5। इसके बाद आपका आरोप में कब अपराध करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो ये आपका जाएगा मामला सीआरपीसी की धारा 213, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा? 213। अगला देखिए आपका आदेश 38 का नियम 8 देखा जाए, निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्याय निर्णयन आपका कह सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। आदेश 38 नियम 9, प्रतिभूति दे दिए जाने पर या मुकदमा खारिज किए जाने पर कुर्की का हटा लेना। एक लाइन केवल पढ़ना है, अगर प्रतिवादी ने गारंटी दे दी, रकम जमा कर दी, तो कुर्की अब रहेगी कि हटा ली जाएगी? हटा ली जाएगी। और वादी का वाद ही खारिज हो गया तो अब कुर्की से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुकदमा ही वादी का क्या हो गया? डिसमिस। तब भी कुर्की क्या होगी? हटा ली जाएगी। अब आइए आदेश 38 नियम 10 देखा जाए, निर्णय से पहले की गई कुर्की से
न तो पर व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होंगे, न विक्रय के लिए आवेदन करने से डिक्रीदार वर्जित होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भले कुर्क कर ली गई वो संपत्ति, कुर्की के पहले अगर किसी व्यक्ति ने उस संपत्ति में अधिकार पाया था तो वह अधिकार समाप्त होगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। एक उदाहरण देखिए आपका, ए ने 1 साल पहले बी से करार किया था कि हे बी, हम मकान ये क्या करेंगे? बेचेंगे। तत्पश्चात आपका ए की जो मकान था वो न्यायालय द्वारा क्या कर लिया गया? तो क्या बी के अधिकार पर इस कुर्की का विपरीत प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बी पक्षकार न होकर कैसा पार्टी है मुकदमे में? थर्ड पार्टी। इसके बाद आपका आदेश 38 का नियम 11, आपका निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क नहीं की जाएगी। तो ये भी कम चांस रहता है पूछने का। यानी कि जब एक बार पहले से संपत्ति निर्णय से पहले कुर्क है तो डिक्री या आदेश को लागू कराने में दोबारा कुर्क करने की आवश्यकता, क्योंकि वो तो पहले से ही किसके अधीन है? न्यायालय के। इसके बाद आपका आदेश 38 नियम 11 ए भी छोड़ देंगे। आपका 38 नियम 12, कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं की जाएगी। यानी कि कुछ छूट दी गई है किसको? कृषि उपज को। तो तुरंत आपका ये छूट सीपीसी में जोड़ लेना है। कृषि उपज को राज्य सरकार कुर्की से भागतः या पूर्णतः छूट दे सकती है। सीपीसी की जो धारा में प्रावधान है 61, कृषि उपज को भागतः छूट। कम चांस रहता है इधर पूछने का। और आपका आदेश 38 का नियम 13 महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा न्यायालय है जो अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता? तो एक ही न्यायालय है, स्मॉल काजेज कोर्ट या खफीफा न्यायालय या लघुवाद न्यायालय। फिर एक बार देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा न्यायालय अचल संपत्ति, चल नहीं, अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता? तो वह न्यायालय कौन है? खफीफा कहिए, लघुवाद कहिए, इंग्लिश में स्मॉल काजेज कोर्ट। अब आइए आगे पढ़ा जाए भाई आपका। फिर आपका आ जाइए आदेश धारा 94 और तब आपका आगे देखा जाए। अब रिसीवर पर हमें चलना है। देखिए पिछली बार आपका रिसीवर से यूपीजे में आपका मैं बता दूं 2 क्वेश्चन आया था। और पहले रिसीवर या हिंदी में प्रापक को समझिए और उसके बाद क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए और तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। अब जो हम पढ़ाएंगे धारा 94 सपठित आदेश 40 चलेगा, 40 चलेगा, प्रापक या रिसीवर के बारे में। फिर एक बार देखिए प्रापक या रिसीवर होता क्या है? तो प्रापक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे न्यायालय किसी वाद में की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रापक को कुछ अधिकार देता है ताकि जो मुकदमे में विवादित प्रॉपर्टी है वह नष्ट न हो और सुरक्षित रखी जाए। प्रापक न तो वादी द्वारा नियुक्त होता है न ही प्रतिवादी द्वारा। ये किसके द्वारा नियुक्त होता है? न्यायालय द्वारा। तो एमपी में जो क्वेश्चन बना वह क्वेश्चन ये था, प्रापक अभिकर्ता होता है वादी का, प्रतिवादी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किसका अभिकर्ता होता है? न्यायालय का। किसके आदेश से संपत्ति पाता है? न्यायालय के। किसके लिए संपत्ति अभिग्रहित करता है? न्यायालय के लिए। माने किसके लिए? न्यायालय के लिए। प्रापक लोक सेवक होता है, ये भी पूछा गया है।
ये आईपीसी की धारा 21 के तहत एक पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। ये एक तरह से गार्जियन होता है, ये संपत्ति का गार्जियन होता है। इस गार्जियन की नियुक्ति किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। अब क्या कलेक्टर को प्रापक या रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? ज़्यादा वही अटैक करता है। तो आदेश 40 का नियम 5 याद रखिए। कलेक्टर को उनकी सहमत से प्रापक न्यायालय नियुक्त कर सकता है, लेकिन किस संपत्ति के लिए? जो सरकार को राजस्व देती हो, रेवेन्यू देती हो। सहमत से कि बिना सहमत के? किस आर्डर के किस रूल में? गलत न हो। आर्डर 40 के किस रूल में? 5 में। प्रापक किसकी ओर से संपत्ति धारण करता है? न्यायालय के ओर से कि वादी की प्रतिवादी? ये किसकी? ये लोक सेवक होता है कि नहीं? अब आइए, अगर प्रापक हाँ, प्रापक को या रिसीवर को अपने कार्य के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है, न्यायालय इसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है, पारिश्रमिक देता है। अगला, अगर प्रापक, एक उदाहरण देखिए, कम से कम एक प्रापक नियुक्त किया जाए और उसी पर तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। मान लीजिए ए और बी हैं, ये मकान है, ध्यान से देखिएगा, ये मकान है और ए तथा बी के बीच इस मकान को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, विवाद, कि ए हकदार है कि बी हकदार है। इस मकान में आपका 4 कमरे हैं, 4 किराएदार हैं, 1 2 3 4 बना लिया जाए। अब विवाद के दौरान किराया कौन पाए? अभी न्यायालय डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो न्यायालय कहेगा न तो अभिवादी किराया पाएगा न प्रतिवादी, और न्यायालय अपनी ओर से एक क्या कर दे? प्रापक नियुक्त कर दे, रिसीवर नियुक्त कर दे। प्रापक को कह दे कि इस मकान पर तुम कब्जा ले लो, इस मकान से जो भी किराया आए तुम वसूलो, और वसूल कर न्यायालय में क्या करो? जमा। और इसके बदले तुम्हें हम क्या देंगे? कुछ वेतन मिलता है कि पारिश्रमिक? पारिश्रमिक। अब तो उदाहरण आ गया ना, तो प्रापक क्या करेगा? प्रापक इन चारों कमरों से किराया वसूलेगा, कहाँ जमा करेगा? कोर्ट में। और जिसके पक्ष में फैसला आएगा, अंत में वह सब किराया प्रापक का पारिश्रमिक काट कर दे दिया जाएगा। तो अगर ए के फेवर में आया तो बताइए कौन पाएगा पूरा पैसा? ए, जितना किराया जमा है। बी के फेवर में आया तो बी। तो कभी काल आप ये सुनते होंगे कि इस मकान या इस जमीन को लेकर विवाद था और जो जीता वह मकान तो पाया ही और 10-20 लाख रुपया भी पा लिया। तो आखिर रुपया कैसे पा लिया? तो रुपया इसलिए पाया कि उस मकान से जो लाभ हो रहा था वह लाभ प्रापक एकत्र करके और न्यायालय में जमा कर रहा था, और एक ही बार जो जीता पूरा लाभ उसे क्या किया गया? रिटर्न। मैं न्यायालय तो रखेगा नहीं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, उसी को पैसा मिलेगा। इसीलिए सुने होंगे कि ये जीता भी और न्यायालय ने इसे क्या दिया? पैसा। अब क्यों दिया ये नहीं कोई बताता है। अरे इसलिए दिया कि मैं कब्जे का हकदार था, मैं किराया वसूल सकता था 10 साल, अब मैं वसूला नहीं। वो किराया कहाँ जमा हुआ? न्यायालय में। अब तो न्यायालय कहा है कि आप ही हकदार हो, 10 साल तो मुझे इस मकान से क्या रखा गया? बाहर। तो जो 10 साल तक मैं किराया पाता न्यायालय में जमा है, किसके द्वारा जमा है? प्रापक द्वारा। न्यायालय वह किराया हमें क्या करे? लौटाए। ये तो आ गया ना प्रापक क्या होता है? गार्जियन एक तरह से होता है। अगला देखिए,
अगर सी को प्रापक नियुक्त किया गया और हिसाब किताब देने में, किराया वसूलने में, या किराया तो वसूला लेकिन अपनी जेब में रख लिया, न्यायालय में जमा ही नहीं किया, तो आप लोग पहला नियम बताइए। अगर कोई प्रापक है, न्यायालय द्वारा नियुक्त है, तो क्या न्यायालय ने उस पर विश्वास किया है कि नहीं किया है? और प्रापक ने विश्वासघात किया तो जहाँ न्यास हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो, माने बिलीव हो, और उस बिलीव को कोई व्यक्ति ब्रीच करता है, भंग करता है, तो कौन सा अपराध होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपराधिक न्यास भंग, यानी कि हम कह सकते हैं गबन। तो प्रापक ने क्या कर लिया? गबन कर लिया, पैसा अपने क्या किया? आपका ले लिया। तमाम लोग गबन भी करते हैं, या अपना पैसा ले लिया और न्यायालय में जमा ही नहीं किया, या कुछ पैसा जमा किया, कुछ दो बूंद में लगा दिया, यानी कि जैसे कि आजकल लोग लगाते हैं कि जैसे ही जो निचला तबका है आज भी गरीब क्यों है, इसका भी कारण खोजना चाहिए। पहला कारण तो ये है कि आपका मोदी जी फ्री का चंदन दे रहे हैं, यानी कि फ्री में राशन कार्ड मिल जा रहा है, काम करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, दिन भर काम करते हैं लोग, तो शाम को एक पौआ चाहिए, और आधा पैसा कहाँ चला जाता है? पौआ में। भले बीबी और बच्चे क्या रहें, भूखे। और जो इस पौआ से बच गया आपका, वह अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाता है पैसा, तो जो भी मिलता है हम यही कहते हैं कि आप तो बर्बाद हो ही चुके हैं। अपने बच्चों का भविष्य क्या न करिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए भाई, आपका उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि यही एक धन है जो कोई छीन नहीं सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही वाक्य था कि आप अपने बच्चों को क्या करिए? लायक बनाइए, दो बूंद पीकर नालायक न बनाइए, गट नाली का कीड़ा न बनाइए। उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, ताकि पढ़ लिख लेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, और तत्पश्चात सरकारी नौकरी पाएंगे। अगर आप ही नहीं सुधरे तो आपके बच्चे क्या सुधरेंगे? तो तमाम लोग सुधरे भी, और तमाम लोगों के बच्चे, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मजदूरी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि बच्चा हमारा ये काम नहीं करेगा। तमाम लोग ऐसे हैं। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए तो अगर प्रापक गबन कर देता है तब क्या होगा? तो होगा क्या? एक तो उस पर मुकदमा होगा आपराधिक न्यायालय की ओर से, और दूसरा जितना गबन किया है उसकी संपत्ति से क्या किया जाएगा? पैसा वसूला जाएगा। तो प्रापक के कर्तव्यों का प्रवर्तन कराइए, यानी कि जितना पैसा हो सके, उस जितना गबन किया उसकी संपत्ति बेचवा कर न्यायालय और गबन का पैसा क्या करेगा? वसूलेगा। यही, हाँ, प्रापक न्यायालय की ओर से क्या क्या कर सकता है? संपत्ति को रख सकता है, किराया वसूल सकता है, दस्तावेज लिखा पढ़ी कर सकता है, संपत्ति के बारे में मुकदमा कर सकता है, यानी कि वादी बन सकता है, प्रतिवादी बन सकता है। संपत्ति को कोई कब्जाए न ये भी देखेगा। संपत्ति को कुल मिलाकर सुरक्षित रखने का कर्तव्य किसका होगा? अब प्रापक का। किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है? किराया वसूलने की जिम्मेदारी है कि नहीं? अब बस का एक उदाहरण देख लीजिए, तब आपका बेरेक शुरू किया जाए। ये तो जमीन का हुआ। कोई बस है, दो लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया कि मालिक कौन है। बस खड़ी कर दी जाएगी तो सड़ जाएगी, अतः न्यायालय प्रापक नियुक्त कर दे। प्रापक बस की देखरेख करे, जो उससे लाभ उत्पन्न हो आपका खर्चा काट के पारिश्रमिक न्यायालय देगा ही, और जो लाभ उत्पन्न हो वह न्यायालय में क्या करता रहे? प्रापक जमा। और जिसके बाद में हक में फैसला आएगा
पूरा लाभ उसको क्या किया जाएगा, वापस। इसी बात को हमें पढ़ना है आदेश 40 में, यानी कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारा 94 के तहत रिसीवर नियुक्त कर सकता है, लेकिन रिसीवर के लिए जो शुद्ध रूप से प्रक्रिया है वह किस आर्डर में दी गई है, 40। अब आपका वैसे शुरुआती दौर में जितना हमने बता दिया, 99% आप चांस हैं कि प्री का क्वेश्चन आपका निकल गया। जाकर एक बार देख जितने क्वेश्चन आए हैं, वादी से प्रतिवादी, लोक सेवक, किसका भी करता, कलेक्टर को किस आर्डर में, लगभग हर एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया प्री के लिए भूमिका में कवर। अब आइए आदेश 40 शुरू किया जाए। आदेश 40 का नियम 1 देखिए। प्राइवेटे को तो बनाया जाता है ज़्यादा, किसी वकील को बना दिया गया, प्राइवेट को ही ज़्यादा बनाया जाता है। सरकारी व्यक्ति के पास कहाँ समय है कि जाकर किराया वसूलें। हाँ, ये अब पब्लिक सर्वेंट की हैसियत में रहेगा। ये आपका लोक सेवक माना जाएगा। ये आपका आईपीसी की धारा 21 के तहत। अगला देखिए, अब शुरू किया जाए बेहरक। आदेश 40 रिसीवर की नियुक्ति। तो आदेश 40 का नियम 1 देखिए। रिसीवर की नियुक्ति, रिसीवर को हिंदी में प्रापक कहते हैं। रिसीवर का मतलब है हुआ रिसीव करने वाला। रिसीव करने का मतलब ग्रहण करना। तो क्या ग्रहण करेगा, संपत्ति। किसकी ओर से ग्रहण करेगा, न्यायालय। कौन नियुक्त करेगा, न्यायालय। यही तो आपका रिसीवर मतलब क्या करना, एक तरह से संपत्ति का ये गार्जियन होता है। मैं बता दूं किसकी ओर से संपत्ति की देखरेख के लिए गार्जियन नियुक्त किया गया है, न्यायालय। अब देखिए आपका आदेश आपका 40 नियम 1 देखिए, प्रापक की नियुक्ति। पहला खंड देखिए। जहां न्यायालय को यह न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा, यानी कि अगर न्यायालय को लगे कि ये न्याय संगत होगा, प्रापक की नियुक्ति कर देंगे तो सुविधा होगी, तो न्यायालय क्या क्या कर सकता है, किसके किसके लिए रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। तो एक एक पॉइंटों को देखना है, वैसे मैं कई बता चुका हूँ। किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा। तो पहला नियम आया, प्रापक की नियुक्ति आपका मुकदमे के किस स्टेज पर हो सकती है, निर्णय के पहले, निर्णय के बाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि चाहे डिक्री पारित करने के पहले या डिक्री पारित करने के बाद। तो पहले तो आपने देख लिया भाई बात का कैसे किया जाए। तो एक उदाहरण, पहले का उदाहरण नहीं बताया जाएगा, एक सबसे उत्तम उदाहरण किसका बता दिया गया, मकान का। बाद का उदाहरण जरूर हम बताते हैं। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ 1 लाख रुपया के लिए मुकदमा किया। ए 1 लाख जीता है, बी हारा है। बी के पास आपका तमाम चल संपत्तियां हैं। न्यायालय को लगता है कि अगर एक एक चल संपत्ति हम कुर्क करवाएंगे, विक्रय करवाएंगे तो बहुत व्यवधान आएगा। कहाँ कहाँ हम किस किस का विक्रय करवाएंगे, इसके लिए न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय करे और विक्रय धन न्यायालय में जमा करे। क्या नियुक्त कर सकता है, प्रापक। तो प्रापक जाएगा, हारने वाले की संपत्ति क्या करेगा, न्यायालय की ओर से कुर्क करके क्या करेगा, बेचवाएगा। और बेचवा कर पैसा कहाँ जमा कर देगा, न्यायालय में। और फिर न्यायालय से वादी को वो पैसा क्या होगा, चला जाएगा और आदेश या डिक्री को लागू करा दिया गया। अगला देखिए, किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा। यानी कि अगर ए का मकान पर कब्जा है तो ए का कब्जा हटा सकेगा न्यायालय।
और कब्जा किसको मकान पर दिलवा सकेगा? नहीं, बी को नहीं, रिसीवर को। भाई बी को नहीं, प्रापक को दिलवाइए। यानी कि अगर ए का मकान पर कब्जा है तो ए को कब्जे से न्यायालय बाहर कर सकता है और कब्जा किसको दिलवा सकता है? प्रापक को। तो प्रापक का कब्जा वादी की ओर से हुआ कि प्रतिवादी की न्यायालय की ओर से? और जो व्यक्ति अब कब्जे में दखल डालेंगे, प्रापक अपने नाम से उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या ला सकेगा? वाद। तो प्रापक वाद ला सकेगा कि नहीं ला सकेगा? अगला देखिए, उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंधन के सुपुर्द कर सकेगा। यानी कि कब्जा हटाकर किसको कब्जा या अभिरक्षा में दे दिया गया वह संपत्ति? रिसीवर के। भाई किसकी कब्जे में दे दी गई? रिसीवर की। वादों के लाने और वादों में प्रतिरक्षा करने के बारे में अब आइए। क्या किसी संपत्ति के लिए मुकदमा लाने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। किसी मुकदमे में बचाव करने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। यानी कि रिसीवर वाद ला भी सकता है और रिसीवर के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। यानी कि रिसीवर वादी भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रतिवादी। अगला शब्द देखिए, और संपत्ति के आपन, प्रबंधन, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार और उसके भाटकों और लाभों के संग्रहण के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। संपत्ति का आपन, आपन ना तो लिख लीजिए प्राप्त करना, कि रिसीवर इस संपत्ति को प्राप्त करे। क्या किसी संपत्ति के को प्राप्त करने के लिए रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। इसके बाद प्रबंधन, यानी कि ये मकान विवादित है, तुम इसकी देख रेख करो। कर सकता है कि नहीं न्यायालय? कर सकता है। संरक्षण, यानी कि मकान टूट फूट रहा है तो जो किराया आ रहा है, नल खराब हो गया, टोटी खराब हो गई, सीवर लाइन जाम हो गई, बिजली ही नहीं आ रही है, तो तुम बनवाओ और इस ये जो लाभ इससे आ रहा है मकान से, उसी में से तुम्हें ये पैसा क्या किया जाएगा? तो किसी मकान के संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए क्या रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। बहुत व्यापक वे हैं। या परिरक्षण, मैंने परिरक्षण मैंने सुधार, वहीं टूटा फूटा है, जैसे कि बारजा टूट गया, इत्यादि टूट गया, तो तुम क्या करो? बनवाओ। और सुधार, यानी कि कुछ मकान में क्या करवा दो? सुधार। और उसके भाटकों और लाभों के संग्रह, तो भाटक और लाभ तो बताया गया। जैसे कि अगर मकान है और उससे किराया आ रहा है तो रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? तो रिसीवर जाकर न्यायालय की ओर से क्या करे? किराया वसूल करे। वसूल करके कहाँ जमा करता रहे? न्यायालय में। ऐसे भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन, यानी कि जो किराया और लाभ रिसीवर पा रहा है, उसका यूज वह कहाँ करे? यानी कि उसका प्रयोग वह कैसे करेगा? किस मद में कितना कितना किराया खर्चा किया है, ये न्याय करेगा। ये कौन डायरेक्शन दे सकता है? न्यायालय। कि इतना बिजली में खर्चा, इतना हाउस टैक्स में खर्चा, इतना इसमें टैक्स, क्योंकि हाउस टैक्स और बिजली का टैक्स तो रुकेगा नहीं, आपका वाटर टैक्स ये तो देना ही पड़ेगा। और न्यायालय उसी पैसे में से कह देगा कि जो खर्चा है क्या करते रहो? देते रहो। अगला शब्द देखिए, दस्तावेजों के निष्पादन। क्या रिसीवर दस्तावेजों का निष्पादन कर सकता है कि नहीं? न्यायालय की ओर से कर सकता है। तो एक कुर्की का लास्ट में दिखाया जाए, थोड़ा आवाज भी आपका भरा रहे, मौसम थोड़ा चेंज होता है तो हल्का सा गले पर भी असर पड़ता है।
और जब आपका पूरी तरह अभी मैंने कहा जाता है इंजन रावा में है और जैसे ही मौसम थोड़ा और सुधार होगा तो एकदम बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत ये सही बात है कि आवाज़ फट कर निकल रही है एकदम शुद्ध तरीके से। इस कारण निकल रहे हैं कि मौसम जो बदलाव ला रहा है उसका असर आपके शरीर पर ज़रूर पड़ता है। और आप पढ़ना लाजमी भी है, खूब गर्मी हो, यानी कि आपका स्टापेल का भी सिद्धांत है कि एक ही बार में आप हार्ड काफ़ी और कोल्ड काफ़ी, यानी कि काफ़ी क्यों चाय पर ही रह जाए, काफ़ी में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लोग पिलाने से क्या करेंगे भाई। यानी कि एक ही बार में आप गर्म चाय और पेय पदार्थ ठंडा नहीं पी सकते, अपच कर देगा। अर्थात एक ही तथ्य को आप स्वीकार और इनकार नहीं कर सकते। यानी कि मीठा मीठा हब हब, तीखा तीखा थू थू, ये नहीं चलेगा। यानी कि जब एक बार तुम कोई बात कहे हो, भले वह बात झूठ हो, उसी बात पर आज भी क्या रहो कायम। तो फिर एक बार देखिए, अब क्या न्यायालय की ओर से रिसीवर दस्तावेज का निष्पादन कर सकेगा कि नहीं? तो बताइए, विक्रेता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्रेता हो सकता है कि नहीं? अब एक उदाहरण लास्ट में नीलामी वाला देखिए। मान लीजिए न्यायालय ने सी को रिसीवर नियुक्त किया कि इस संपत्ति को तुम कुर्क करो, कुर्क करके नीलाम करके बेचो। तो जब सी नीलाम करता है, बेचता है, तो न्यायालय आकर तो साइन विक्रय विलेख पर करेगा नहीं। न्यायालय ने किसको अथराइज किया है कि दस्तावेज का निष्पादन करो? सी को। तो हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। निष्पादन देखिए, आपका निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियाँ जो स्वयं स्वामी की हैं, तो बता ही दिया गया, जितना पावर आपका स्वामी रखता है वे सभी पावर किसको न्यायालय दे सकता है? प्रापक को। या उन शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ जो न्यायालय ठीक समझे, यानी कि स्वामी की या तो पूरी शक्ति दे देगा या स्वामी की पूरी शक्ति न देकर कितना, कुछ शक्ति जितना न्यायालय क्या समझे उचित, और किसकी नियुक्ति करके दे सकेगा? रिसीवर। यानी कि रिसीवर का जो आपने प्रावधान देखा, दायरा सीमित नहीं है, बहुत इसका दायरा क्या है। इसी को जब कंपनी ला जाएंगे तो वहाँ लिक्विडेटर कहा जाएगा, यानी कि नाम केवल चेंज होगा, काम यही रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? परिसमापक। परिसमापक का मतलब लिक्विडेटर, यानी कि हारने वाले के पास जितनी संपत्ति है, परिसमापक उसको एकत्र करे, कुर्क करे, कुर्क करके बेचवाए, और जो जो कंपनी को उधार लोग दिए थे, पंजीरी जैसे थोड़ा थोड़ा अनुपातिक क्या करे? बांट दे, यानी कि अनुपातिक। तो कल आपका आगे बढ़ा जाएगा इसमें, अभी क्लास 2 कल बताएंगे हम। कल आपका, हाँ कल अपील में आ जाएगा, क्योंकि प्रापक पहला खंड ही थोड़ा बड़ा था, इसके बाद तो आपका छोटा है। तभी आपका जागरफी चलेगा 5 मिनट बाद भाई। हाँ भाई, जो लोग आपका हिंदी जागरफी पढ़ते हैं शनिवार तक भाई एडमिशन ले ले, सर लोग भी बोल रहे थे। आपका जिन लोगों को पढ़ना है जीएस भाई, शनिवार तक आपका एडमिशन ले लें। ये संविधान का नोट्स है भाई, आपका 200 रुपये का है, क्योंकि आपका पेज का दाम बढ़ गया तो 5-10 पैसा अधिक फोटो स्टेट वाले ले रहे हैं। पहले 50 पैसा में ही पड़ता था, लेकिन अब एक कापी 60 पैसा में पड़ रहा है। तो इसीलिए आपका 200 का नोट्स है, जिसको चाहिए आपका मैंने नोट्स रखा गया है, और 200 रुपया दे के नोट्स ले सकता है भाई। को न मिले घबराना नहीं है, फिर शाम तक हो जाएगा, मैंने ये नहीं कि उनको नहीं मिलेगा जी। आपका शाम तक जो बचेगा, 10 कापी अभी कराई गई हैं, अगर शाम को कम पड़ता है तो फिर 2-4 कापी करा दी जाएगी।